नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ये जो हम बात की व्याधियों पे बात कर रहे हैं, आम बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं, उसी का आगे का भाग हम लोग देखेंगे। जहाँ पे जब आम का पचन हो गया है और जो उपस्तंभित वायु था वह सामावस्था निकल गई है, वायु का जो संचार है वह व्यवस्थित होने लगा है, तो उसमें फिर धातु क्षयात्मक जब संप्राप्ति रहती है तो उसमें हमें क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। जहाँ पे धातु क्षय हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं जॉइंट्स के अंदर, संधिवात होता है वहां पे, या फिर अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। जैसे कि कल अभय सर ने एक पेशेंट लाए थे, तो वो शोल्डर जॉइंट में पूरा धातु क्षयात्मक संप्राप्ति भी है, आम तो है ही लेकिन धातु क्षय भी हुआ है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है। ऐसे में क्या करना है, तो आम का पचन हो गया है, हमने वायु को पूरे अच्छे से संचरण करने के योग्य बना दिया है। अब क्या चिकित्सा करना है, वो आगे का स्टेप है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे आदरणीय गुरु जी के नोट से मैं बता रहा हूँ, जो भी ज्ञान मुझे दिया गया है वह सब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर ने मुझे ऐसे कहा है कि सब चीज सबको देना चाहिए, कोई भी चीज छुपा के नहीं रखना है। तो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये केवल और केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई और सुन रहे हैं तो वो कृपया क्षमा करिए। मैं ये सोच के और समझ के दे रहा हूँ कि जो जिनको मैं अपनी बात बता रहा हूँ वो लोग का बेसिक क्वालिफिकेशन है, उनको आयुर्वेद मालूम है, तो जो मेरी बात है वो अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो केवल फॉर्मूला बेस्ड दवाइयां करने के लिए जो लोग कर रहे हैं वो गलत बात है। जो लोग मतलब डॉक्टर नहीं है उनके लिए ये मेरा लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब धातु क्षय जन्य संप्राप्ति होती है, जैसे अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जहाँ पे अस्थियां जो है वो सूख रही हैं, संधियां सूख रही हैं, श्लेष्मा कफ बहुत कम हो गया, वायु की वृद्धि हो गई है, हड्डियों में घर्षण होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, धातु क्षय भी हो रहा है, सिकुड़ रहा है वहां पे। तो निरुपस्तंभित वायु इसको कहते हैं। यहाँ पे स्नेहन चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बताई है, और हर तरह से कैसे भी करिए आपको स्नेहन करना जरूरी है। आप अभ्यंग करिए, बस्ती करिए, कुछ भी करिए, लेकिन स्नेहन की अपेक्षा यहाँ पर है। और जहां पे हम लोग संधि बोलते हैं, तो संधि का मतलब ये नहीं है कि दो बोन्स के जहां पे जुड़ता है वहां पे संधि। ये संधि कहाँ पर है, तो कला और कला के बीच में, मांस और कला के बीच में, मांस और मांस के बीच में, मांस और मज्जा धातु के बीच में, मतलब नर्व जो जो बोलते हैं कि नर्व एंडिंग रहता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहां तक की कल्पना की गई है। न्यूरोमस्कुलर नर्व जहां पे मसल्स को टच होता है वो भी संधि है, वहां पर भी हमें स्नेहन करना है। तो हर तरह से स्नेह का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा है, तत् रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला, मतलब वायु का जो गुण है उसमें रुक्षता,
ये सबसे पहले बोला है, तत् रुक्षो, रुक्षता ही सबसे मेन रहता है। तो रुक्षता को कम करने के लिए स्नेहन करना सबसे जरूरी होता है। स्नेह से वायु का नाश होता है। दूसरा, ऐसा सूत्रों में कहा गया है, और स्नेह का वायु पर साक्षात परिणाम न होकर वहां पे अप्रत्यक्ष परिणाम भी हो सकता है। धातु क्षय जब होता है तो वहां पे शरीर अवयवों में रुक्षता आ जाती है, खरता आती है, परुषता आती है। तो ये ग्रेडिंग है, पहले रुक्षता, और ज्यादा ड्राइनेस आ गया तो खरता, और ज्यादा ड्राइनेस आ गया तो परुषता, ऐसा आ जाता है। तो शरीर अवयव में उत्पन्न यह लक्षण जो है वो स्नेहन की कमी की वजह से होता है। तो वहां पर स्निग्धता की अपेक्षा होती है, श्लक्षणता मृदुता की अपेक्षा होती है। तो जब हम स्नेहन करते हैं तो स्नेह वो जितना एब्जॉर्ब होगा, और ये होता है, एब्जॉर्ब होता है। अति स्नेह के लक्षण तो हमें अलग दिखेंगे ही जब हमने बहुत सारा किया, लेकिन बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से वायु का संग कम हो जाता है, वायु कहीं जा नहीं पा रहे और वहां रुक्षता आ गई है। जैसे कि कल हमने चर्चा किया था कि आम जो है वो सूख गया, आम है वो सूख गया, तो वहां पे स्नेह डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके दीपन पाचन करके उसको पचा के फिर हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। तो जो संग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके लिए भी स्नेहन की जरूरत होती है। इसीलिए हम लोग कभी कभी चिकित्सा में बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो आप लोगों ने भी पढ़ा है कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती। उसमें पहले अनुवासन बस्ती दिया जाता है। अनुवासन से जो भी चीजें वो मृदु हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर मल को निकालना आसान हो जाता है। तो 5 दिन पहले ये करते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं, और उसके बाद निरु अनुवासन ऐसा दिया जाता है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो संग को भी निकालना है, जहां रुक्ष गुण के वजह से, और लीन दोष बहुत ज्यादा है, लीन मतलब डीपली एनरूटेड है, वहां पे हमें सबसे पहले स्नेहन करने की बहुत जरूरत होती है। स्नेहन से संग जो है वह, क्योंकि अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथ्यो पीवा विमार्गनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, 4 चीजें बताई हैं। अति प्रवृत्ति होना, संग होना, या सिराओं में ग्रंथि उत्पन्न होना, या विमार्गमन होना, ये 4 स्त्रोतो दुष्टि के लक्षण बताए। चरक्स विमान स्थान 5वां में बताया है ये चीजें। तो संग जहां पर भी है, ऑब्स्ट्रक्शन जहां पर भी है, वायु को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, तो वहां पे स्नेहन करना, आम पाचन करिए, लेकिन स्नेहन करना भी बहुत जरूरी होता है। उससे अनुलोम गति प्राप्त होती है, मतलब उसकी प्राकृत गति प्राप्त हो जाती है, और उसके वजह से जो भी विकार है वह भी कम हो जाते हैं। स्नेहन जितने प्रकार से किया जा सके उतना प्रकार से हमें स्नेहन करना चाहिए। तो हमें दीपन पाचन करके, अग्नि को प्रदीप्त करके स्नेह पान करने के लिए दें, जैसे घृत वगैरह है वो पान करने के लिए दें। और जो भी पैलेटेबल चीज है जो साथ में है वही देना चाहिए। स्नेहन करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लीटर महाविषगर्भ तेल पिला देंगे, मुरीवणा तेल पिला देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज पैलेटेबल है, जो साथ में है, वह ही हमें देना चाहिए, और जितना मात्रा है उतना ही करना चाहिए, जितना पच जाए उतना ही देना है। तो जैसे गुगुल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम, सादा घी, दाढ़ी मध्य घृत, जो भी चीज पैलेटेबल है, मतलब जो साथ में है, वह हमें स्नेहन के लिए स्नेहपान के रूप में हमें देना चाहिए। उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जब मेरा प्रैक्टिस शुरू हुआ था, तो वो उनको ज्वाइंट पेन हो रहा था, सारे ज्वाइंट्स में पेन हो रहा था। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे, संधिवात के, और उनके हड्डियों से कट कट आवाज भी आता था, हड्डियां घिस रही थी। तो मैंने उनको बस्ती वगैरह बताया, तो वो बोले मैं बस्ती नहीं करूंगा, आप ऊपर से पीने के लिए कुछ भी दो। तो मैंने उनको 2 साल तक अश्वगंधा घृत खाने के लिए दिया, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, आम पाचन करके, और आसव वरिष्ठ पे रखा और घृत पान दिया उनको। 2 साल के बाद उनका सारा स्नेहन हो गया और पूरी तरह से ठीक हो गए। बस्ती चिकित्सा जो है वो फास्ट होता है, लेकिन ऐसे स्नेहपान से भी वो स्नेहन होते ही रहता है। इसी तरह से भारतीय विद्यापीठ पुणे में एक रिसर्च हुआ था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो घृत पान नहीं करना चाहते वमन के टाइम पे। तो ऐसे पेशेंट में हम वमन कैसे कराएं? स्नेहन करना बहुत जरूरी है। बिना स्नेहन के हम दोषों को शाखा से कोष्ठ में कैसे ला सकते हैं? स्वेदन तो ले लेते हैं, लेकिन घृत नहीं चाहिए हमें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमें ये है वो है। तो हमारी एक मैडम है, डॉक्टर प्रियदर्शनी कड़ूस मैडम, वो उस टाइम एचओडी थी। तो अभी उन्होंने छोड़ दिया है, अभी वो अपना प्रैक्टिस कर रही है। उन्होंने एक रिसर्च किया कि उन्होंने पेशेंट को अनुवासन बस्ती दिया 7 दिन तक, और अनुवासन बस्ती के बाद जो स्किन है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वहां तक स्नेह पहुंच गया था। मतलब हम बस्ती के मार्ग से भी अगर, और ये हायर लेवल की बात है, सबको हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन वो स्नेहन करना है तो अगर हमने तेल का बस्ती दिया, वह भी स्नेह करता है, और फिर जो स्नेहन स्वेदन की प्रक्रिया है
वो करके हम वमन करा सकते हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो हमें स्नेह पान से भी स्नेहन कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं। एक पुणे के बहुत बड़े वैद्य हैं, वो हमेशा उन्होंने ये जब पढ़ा है, अभ्यंगम आचरण नित्यम सजराश्रम बात, तो उन्होंने जिस दिन प्रैक्टिस शुरू किया उस दिन से विद्यार्थी रखना शुरू किया, और उन्होंने नियम बनाया कि जो भी विद्यार्थी मेरे पास आएंगे वो मेरा अभ्यंग करेंगे, इसको कोई अच्छा माने या बुरा माने, अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। तो मतलब उतना स्नेह का पाचन होना है, स्नेह जा रहे उनके शरीर में। तो ऐसा भी है, अब वो रूल अपना अपना सोच है कि करवाना चाहिए स्टूडेंट से अभ्यंग की नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अभ्यंग करना खुद से करें या किसी और से करें, मेहनत आना तो दे देना चाहिए, वो अलग बात है। तो अभ्यंग के रूप में स्नेह करें, शिरोबस्ती के रूप में कर सकते हैं स्नेहन, कर्ण पूरण के रूप में कान से नाक से जितने भी बहिर्मुख स्रोत से सबसे डालना है, अनुवासन बस्ती करें, उससे भी स्नेहन करना है, कैसे भी स्नेह को पहुंचाना है। स्नेहन के लिए घृत का प्रयोग करते हैं, जो हमारे 4 स्नेह हैं, घृत तेल वसा मज्जा, उसका प्रयोग कर सकते हैं जो भी साथ में है। अगर हम सबको बोलेंगे वसा और मज्जा का सेवन करें तो सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, घृत और तेल तो सब लोग ले सकते हैं। तो इस तरह, और कुछ लोग हैं कि घृत तेल नहीं चाहिए, वसा मज्जा से कितना भी अभ्यंग करो वो चलता है। जैसा जो चीज योग्य है युक्ति पूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए। और वात शमन के लिए तो सबसे अच्छा तेल ही है, घृत वसा मज्जा नहीं है। सबसे अच्छा वात शमन के लिए तेल ही है, और तेलों में तेल तिल तेल सबसे अच्छा बताया। इसी तरह से तेल जो है वो उत्कृष्ट वातज्ञ है, क्योंकि तेल जो होता है वो थोड़ा सा उष्ण होता है। वायु का शीत गुण अगर बढ़ा है और रुक्षता बढ़ रही है, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, सभी को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं कि ठंडी के वजह से, बारिश ठंडी हवा चल रही है, वायु का प्रकोप का काल है, इस टाइम पे ज्वाइंट पेन शुरू हो गया है। तो उसमें तेल का अभ्यंग कराना, तेल का बस्ती देना, तेल का नस्य देना, तेल का कर्ण पूरण करना, और घृत पान कराना, ये सबसे अच्छा रहता है। और तेल जो है वो वैवाही बताया है, सभी स्रोतों में फैल जाता है। उसी तरह से उष्ण बताया है, थोड़ा गुरु बताया, और स्निग्ध बताया है। संस्कार से अधिक गुणकारी हो जाता है, इसलिए हम लोग मूर्छित तेल या सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं। और बहुत बार हम लोग 101 आवर्ती वाला या 1001 आवर्ती वाला, जब हम तेल का शतपाकी या सहस्त्रपाकी तेल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि ये सिद्ध तेल जो है वो इतने पावरफुल होते हैं कि सूक्ष्म स्रोतों में चले जाते हैं। मैं अभी एक पेशेंट का आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा, उनको सेरेब्रल एट्रोफी था, और ऊपर से उनको इन्फाक्शन भी था, और वो पैरालिटिक अटैक टाइप आया था उनको इस्चेमिक चेंजेस की वजह से। तो वो चल नहीं पा रहे थे, और उनको बहुत इलाज कराया गया, और आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी गई, जैसे रसराज रस, और बहुत सारे एकांग वीर रस, बृहत्वा चिंतामणि, और सिद्ध मकर ध्वज, बहुत सारा चीजें दिया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो उसका मूल कारण है कि किसी ने भी स्नेहन नहीं दिया। आयुर्वेद के डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं, जिसको मालूम है वही यूज करता है। स्नेहन होना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनको बस्ती, मात्रा बस्ती बोल दिया है, दीपन पाचन करके घृतपान बोला है, रोज का 100 ml लेना है। जब तक पहले घृतपान भूखे पेट लेना है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना है, जब भूख लगे तब खाना खाना है। और दूसरा नस से बोला है मैंने उनको 8-8 ड्रॉपर भर के पूरा, और कर्ण पूरण बोला है, और ऊपर से महाकल्याण घृत भी बोला है। इस तरह से वो कर रहे हैं तो उनमें इंप्रूवमेंट आ गया है, क्योंकि स्नेहन की जरूरत होती है, जहां पे स्नेह चाहिए, स्नेह चाहिए। तो हम लोग अभी संधिवात की बात कर रहे हैं, मतलब जो धातु क्षयजन्य संधिवात होता है उसके लिए सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं। स्नेह पान से कभी कभी इंसान थक जाता है, क्योंकि वो पचने में बहुत ज्यादा थकावट होती है, इंसान थक जाता है, तो उसको आश्वासन देकर यूष दें, या दूध दें, या मांसरस दें, अलग अलग टाइम पे, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या खिचड़ी में घी डाल के खाने के लिए दें, इस प्रकार शरीर तृप्त हो जाता है। और तब उसको स्वेदन कराएं, जो मार्गावरोधजन्य बात व्याधि है, सॉरी धातुक्षयजन्य बात व्याधि है, धातुक्षयजन्य है, उसमें हम स्वेदन करा सकते हैं। स्त्रोतस जो रहते हैं वो विलय मृदु हो जाते हैं, जब दोष वहां पे विलयित होते हैं तो बहुत मृदु हो जाते हैं। तो जो उपस्तंभित वात व्याधि है, आमवात जैसा है, उसमें स्नेहन वर्ज्य है, लेकिन धातुक्षयात्मक जो है वहां पे स्नेहन करने के लिए बोला गया है। उसी तरह से बाह्य स्नेहन से, बाह्य स्नेहन करा के, अभ्यंग करा के, या अवगाहन स्वेद, मतलब तेल का द्रोणी बना के और पेशेंट को बिठा दे, वह भी अच्छा है। मेरे पास एक काका जी आते थे,
अग्रवाल के काका जी आते थे, तो उनको बहुत सारी बीमारियां थी और बहुत सूख गए थे, जॉइंट पेन, ये अस्थमा, बहुत सारी बीमारी थी। 95 साल के थे। तो मैंने उनको चंदन वाला लाक्षादी तेल 100 लीटर लेके टब में उनको रोज में बिठाता था। उसको बैठने से वो पूरे अच्छे हो गए, हरे भरे हो गए, और तेल उनका एब्जॉर्ब हो रहा था। वो नहा धो के उसमें बैठ जाते थे, 30 से 45 मिनट्स तक बैठते थे रोज। तो ये अवगाहन स्नेह जो रहता है ना, अवगाहन चिकित्सा, यह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो अवगाहन करने के बाद या अभ्यंग करने के बाद नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, कुटी स्वेद, कुटी स्वेदन जैसे कार में बिठा दिया गरम, उसमें भी पसीना आ जाए, कैसे भी आपको स्वेदन करना है तो और अच्छा फायदा होता है। दूसरा बात यह है कि स्नेहन का जो है, जो लोग ऊपर से नहीं खा सकते हैं, अगर वो अवगाहन की तरफ बैठेंगे, उसमें भी बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तेल का कितना मतलब महत्व है स्नेहन का। जब राजा दशरथ जी का देहांत हो गया, तो रामचंद्र भगवान तो वहां गए थे, चित्रकूट में थे, वो आ नहीं सकते थे। और भरत जो थे वो ननिहाल में थे, तो कैकेय देश जो था वहां पे थे, कैकेयी माता के मायके में थे। तो अब इनकी बॉडी को कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर हम दाह संस्कार नहीं करेंगे तो बॉडी खराब होने लगती है, प्यूट्रिफिकेशन होता है। तो वहां के जो वैद्य लोग थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि राजा दशरथ का जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको औषधि युक्त तेल में डाल के रखा जाए। और जब भरत आए, उन्होंने फिर अपने पिताजी का संस्कार, ये सब श्राद्ध वगैरह किया, मतलब दाह संस्कार वगैरह किया और सब कुछ किया। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए तेल द्रोणी में रखा जाता था। और ये टेक्निक इंडियन वैद्य लोग के पास ही था और किसी के पास नहीं था। जो मिस्र में वो लोग क्या करते हैं, मम्मी बनाते हैं और उसमें भी वो औषधि वगैरह डाल के, और मम्मी को पूरा ऐसे लगा के, मतलब डेड बॉडी को लगा के, और वो रखते हैं हजारों हजारों साल तक। अभी भी पाए जा रहे हैं अवशेष। तो ये स्नेह का इतना महत्व है कि बॉडी खराब नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती है। वो भी टेक्निक इंडिया से ही लिया गया है, जो मम्मी बनाने का जो ये है। उसी तरह से स्नेहन जो रहता है, उससे विकृत अवयव पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे जो एट्रोफी हुआ है, एट्रोफी हुआ है मतलब क्या है, जैसे आप द्राक्षा ले रहे हैं, सॉरी मनुका ले रहे हैं, किशमिश ले रहे हैं, और उसको पानी में भिगो के रख रहे हैं, रात भर रखेंगे तो क्या होगा, सुबह वो अंगूर बन जाएगा, द्राक्षा बन जाएगा। उसी तरह से एट्रोफी हुआ है, सूख गया है कोई चीज, वहां पे हम जितना स्नेह डालेंगे, नस्से के थ्रू, खाने के थ्रू, कैसे भी, तो जो एट्रोफी हुआ है वो पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से किडनीज में भी अगर एट्रोफिक चेंज होता है, श्रंकन किडनी होता है, वहां पर भी स्नेह, जितना हम तेल का बस्ती देंगे, तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे, तो श्रंकन किडनी भी बचाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पर भी सूख रहे जो चीज, वहां पे स्नेह डाल डाल के हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो धातु क्षयजन्य वात व्याधि जो है, ज्वाइंट पेन, उसमें अनुवासन बस्ती सर्वश्रेष्ठ है। अनुवासन बस्ती के लिए अग्नि अच्छा होना चाहिए। अनुवासन बस्ती देखिए, एक दिन अनुवासन, एक दिन निरु, अनुवासन निरु ऐसे देते चलते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मात्रा बस्ती देना भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होता है। उसके लिए बला तेल, महानारायण तेल, ऐसे बल्ल औषधियां जिसमें बल्ल और बृहणीय द्रव्य से सिद्ध किया हुआ तेल है, उसको देने से जो हमारे संधिवात हैं वह ठीक हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं, मैं उनको कभी यहाँ पे लाऊंगा, कि घुटने घिस गए और डॉक्टर ने कहा कि नी रिप्लेसमेंट करना है, उनको मैंने 1 महीना तक बस्ती दिया और वो पूरा ठीक हो गए। 4-4 साल, 5-5 साल हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नी रिप्लेसमेंट करते तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। और इसी तरह से यापना बस्ती जो है, माधुतैलिक बस्ती है, राज यापन बस्ती है, दूध की शीर बस्तियां हैं बहुत सारी, मासरस बस्तियां हैं। अभी हम आगे का कुछ सीरीज शुरू करेंगे अभी वर्षा ऋतु में, कि केवल बस्ती पे ही हम चर्चा करेंगे, अलग अलग तरह का बस्ती कैसे बनाएं। प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। केवल ये नहीं है कि बस्ती हम एनिमा की तरह दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको शास्त्रीय पद्धति से कैसे बनाया जाए, किस तरह से बस्ती दिया जाए, और इतनी सारी बस्तियां अपने ग्रंथों में है, लेकिन हम लोग कुछ ही तेलों का और कुछ ही द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, एक्सप्लोर करेंगे ना, ढूंढेंगे तो इतनी सारी बस्तियां अपने बृहत्त्रयी में है और दूसरे ग्रंथों में है। तो उनका हम लोग यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये जो है निरुपस्तंभित वात व्याधि, उसमें मासरस का भी, मासरस युक्त बस्ती का भी प्रयोग करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा से बृहण होता है और धातु क्षयात्मक जो संप्राप्ति है वो ठीक हो जाता है।
धातु क्षयजन्य जो वात व्याधि है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बाद अंदर जो डिजनरेटिव चेंजेस आ गए, उसको ठीक करना है तो मधुर रस के, अम्ल रस के, मधुर विपाक के, शीतवीर्य और गुरु द्रव्य और बल्य और बृहणीय द्रव्यों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी वनस्पतियां हैं, आयुर्वेद का मेडिसिन है ये सब। तो उसमें बला, अश्वगंधा, विदारी, शतावरी, उड़ीद जो होता है उसको माश बोलते हैं वो, फिर उसके बाद में कुष्मांड, फिर भू कुष्मांड, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी तरह से अभ्रक, अभ्रक भस्म से भी जहां पर क्षय क्षय हो गया है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे लौह भस्म है, वंग भस्म है, रौप्य भस्म है, ऐसे खनिज द्रव्यों से बनाए हुए भस्मों का भी प्रयोग करते हैं। मांसरस का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्राणियों का मांस, जैसे हिरण का, खरगोश का, बकरे का, भेड़ का, ऐसे बहुत सारे जो प्राणी है उनका, या फिर पक्षियों का भी, बटेर का और बहुत सारे पक्षियों का हम लोग मांसरस का प्रयोग करते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत प्राणियों की जो वसा होती है, जो फैट्स होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। अभी हमारे ग्रुप में एक वैद्य जी आए थे, वो बोल रहे थे कि वो चिकित्सा के लिए सुअर का जो फैट्स होता है, वसा होता है, उसका प्रयोग करते हैं अभ्यंग के लिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और सुअर की वसा जो है वो लोग, वो मिल जाता है, हर सिटी में मिलता है, ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं ना, वो सुअर खाते हैं, तो पिग वगैरह खाते हैं, उनको वो फैट्स मतलब वहां पे मिल जाता है, सब इजीली अवेलेबल होता है, एकदम वाइट डालडा की तरह होता है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से हम लोग अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, महामाश तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नारायण तेल, शतावरी कल्प का प्रयोग कर सकते हैं, कुष्मांडा अवलेह का प्रयोग कर सकते हैं। महायोगराज गुग्गुल जो है, वो जहाँ पे धातु क्षयजन्य वात प्रकोप है, वहां पे महायोगराज गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। एक ही गुग्गुल है जो सबसे अच्छा है, जहाँ पे धातु क्षय है, जहाँ पे और भी हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और आप लोग गूगल कल्प निकाल के देखेंगे तो सबसे कॉस्टली गूगल कल्पों में महायुगराज गूगल ही रहता है, सबसे महंगा। एक वृहद योगराज रहता है जिसमें स्वर्ण डालते हैं, वो भी इसी के पैरेलल रहते हैं, वो भी महंगा रहता है। जैसे हेमगर, पुट्टली रस, वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं, और अनुपान के लिए दूध का और घृत का प्रयोग करें, घृत और शर्करा का प्रयोग करें, तो जहाँ पे जिनको डायबिटीज नहीं है, तो उनको ये जो संधिवात है, जहाँ पे धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, या एवीएन है, या फिर डिजनरेटिव चेंजेस, वो सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से नारसिंह रसायन, गूगल तिक्तघृतम, और भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताइए। चलिए, आप लोगों में से कुछ कोई बताना चाहते हैं जहाँ पे धातु क्षयात्मक वात व्याधि है, उसके लिए आप लोग का क्या अनुभव है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज सर? हाँ, बोलिए सर। शर्माइए मत, बोलिए। मनीषा मैडम, आप बोलना चाहेंगी? जहां पे आमावस्था को निकाल दिया, निरामावस्था आ गई है, वहां पे कैसे चिकित्सा करना है? हाँ डॉक्टर सर, जब नरम। हाँ हेलो, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ। आम अवस्था जाने के बाद जो आम के द्वारा जो हमारे वहाँ का धातु का क्षय होता हैगा, जो वहाँ पे ऑस्टियोप्रोसिस होती है, वहाँ की भी हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। तो वहाँ हम अच्छे से दीपन पाचन को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पे हम मात्रावस्थी कर सकते हैं। हम वहाँ पे अनुवासन और नुरुवस्थी कर सकते हैं। वहाँ पे हम पेशेंट को ओरली मेडिकेशन में आपका स्नेहन, जैसे आपने बताया कि अश्वगंधा घृत हो गया, या शतावरी घृत हो गया, या गुग्गुल तिक्त घृत हो गया, ऐसी चीजें भी हम दे सकते हैं। और इसको हमें कंटिन्यू 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, जब तक कि पूरा स्नेहन अच्छे से नहीं हो जाता है और पेशेंट पेन फ्री नहीं हो जाता है, तब तक करना पड़ता है। जैसे मेरे पास भी पेशेंट आते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं, उन्हें मैं लगातार 4-4 महीने तक स्नेहवस्ती ही देता हूँ। और करीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और शुरू के 10-15 दिन में बिल्कुल अगर हम अच्छा तेल से वस्ती देते हैं तो बिल्कुल पेन फ्री हो जाता हैगा। और इसके अलावा भी, चाहे वो सेरिब्रल एट्रोफी हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, स्नेह का बहुत महत्व है। मैंने कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो 4-4, 5-5 दिन तक नहीं, उनका मल त्यागने नहीं जाते हैं और उनकी पूरी आंतें ड्राई हो जाती हैं। वहां पे भी हम लगातार जब स्नेहन का उपयोग करते हैं तो धीमे 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 पूरा पूरी आंतों का जब अच्छी तरह से स्नेहन हो जाता है तो उनकी मल प्रवृत्ति वापस आनी शुरू हो जाती है।
अतः स्नेहन का बहुत ज्यादा महत्व हर ऑर्गन में है। जी सर। जी। और सर एवीएन में आपको कितना मैक्सिमम टाइम लगा एवीएन के पेशेंट को पूरा ठीक करने में? साल भर लग गया था सर, पूरा 1 साल। तो ठीक तो हो गया ना? हाँ कैसे ठीक ठीक हो हो गया? जाते हैं सर। शुरू के 4 महीने में देखो पेन चला जाता है, और हाँ लेकिन वक्ती आपको देते रहना है सर वहाँ पे। हाँ, वही तो। इतना मतलब तेल की जरूरत होती है, वो इतना सूख गया होता है एवीएन में, वहां पे जरूरत होती है। चलिए, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी प्रयागराज के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अखिलेश तिवारी जी, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए। धातु क्षयात्मक निरुपस्तंभित वात व्याधि की चिकित्सा में आपका मत। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। निरुपस्तंभित वात व्याधि जो होती है उसमें स्नेहनम बलवर्धनम बोला ही गया है कि स्नेह से बल की वृद्धि होती है। और बहुत पुराना कंसेप्ट है कि जब हम निर्जीव वस्तु को स्नेहन करके बल ला सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, तो ये सजीव में अगर स्नेहन दिया जाए तो क्यों नहीं बल बढ़ेगा। और व्यवहारिकता में देखा ही जाता है। और स्नेहन जो हम ऊपर से अभ्यंग करते हैं तो वो ये नहीं है कि त्वचा तक ही जाता है। वो स्नेहन अगर हम करते हैं कंटिन्यू, अगर स्नेहन की क्रिया चलती रही है तो वो स्नेहन हमारे धातु के लास्ट तक जाता है। और स्नेहन होने से हमारा बल तो बढ़ता ही है, और जो आयुष की जो वृद्धि होता है हमारा, वो भी होता है। और इसी फोरम पे एक डॉक्टर साहब आए थे जो मोर देन 95 ईयर्स ओल्ड है। और उनका जब राज पूछा गया कि आप इस उम्र में भी इतने मतलब दिख रहे हैं, एकदम उनके ललाट पे पूरा आभा दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम स्नेहन नहीं किए हैं। तो निश्चित रूप से, और स्नेहन का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही है, इसी में एक यूनिक जो कंसेप्ट है। और पुराने लोग, भले आयुर्वेद की जानकारी नहीं थी लेकिन उनके दिनचर्या में था। आज भी हमारे जो पूर्वज, मतलब जो दादाजी बाबा जी लोग हैं, स्नान करने के पहले नाक में तेल डालना, कान में डालना, पूरे शरीर में लगाना, एक मतलब उनके डेली के रूटीन में था। तो दीर्घायु जो होने का कारण भी एक वही था। और खास करके जहाँ पर क्षयात्मक संप्राप्ति होता है, तो वहाँ के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मतलब शस्त्र है स्नेहन करना। और स्नेहन को हम अलग अलग रूट से प्लेस करते हैं। जैसे बस्ती के माध्यम से करते हैं, नस्य के माध्यम से करते हैं, कर्ण पूरन करते हैं, अभ्यांग करते हैं। ऐसे जैसी लोकल भी हम चिकित्सा करते हैं और पूरा जनरलाइज भी करते हैं। तो इस तरह से स्नेहन का तो हम लोग मतलब आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर तो करते ही हैं। और इसमें जो बल्ले दवाई दिया जाता है, इसमें नागभस्म का भी बहुत अच्छा काम करता है। बंगभस्म है, अभ्रक, बला, अश्वगंधा, ये सब चीज देते हैं। जी सर। जी, सही बताया आपने। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर आप लोग बताइए। चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर जो है, वात व्याधि चिकित्सा, उसमें 73 से 76 नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बता रहे हैं? केवलम निरुपस्तंभादो स्नेह रूपाचरित। स्नेह ही रूपाचरित मतलब जो निरुपस्तंभित वात व्याधि है, धातु क्षयात्मक वात व्याधि है, उसमें स्नेह ही उपाचरित, स्नेह ही करे, स्नेह नहीं करे। वायुम सर्पी वसा तेल मज्जा पाने नरम ततः। वायु को जीतना है तो सर्पी, वसा, तेल और मज्जा का पान करें। स्नेह क्लांतम समाश्वास्य पयोभी स्नेहित पुनः। स्नेह से क्लांत है, अगर स्नेह पान करने के बाद इंसान थक जाता है तो उसको दूध आदि का सेवन करे और आश्वासन दे, फिर उसके बाद फिर स्नेहन करें। अभी हमारे एक सर डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर हैं, पुणे के बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं, और वो इतने यंग दिखते हैं, रसायन का सेवन करते हैं। उनके क्लिनिक में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो इतना घी पिलाते हैं, इतना स्नेहन करते हैं कि पेशेंट को ऐसे लगना चाहिए कि टपक रहा है। इतना मतलब हर जगह से तेल तेल, घी तेल, घी तेल, इतना करते हैं। आप लोगों ने केरल के चिकित्सक लोगों को देखा होगा, 3-3 घंटे तक तेल का अभ्यंग करते हैं। पिजिचिल क्रिया, अभ्यंग क्रिया, इतना तेल का वो स्नेहन करते हैं। तो जो भी जाते हैं ना वहां पे टूरिस्ट लोग, वो एकदम फ्रेश होके आते हैं।
शरीर जो है वो रिजुविनेट करता है, नया बन के आता है, कायाकल्प हो जाता है। इतना स्नेहन की जरूरत होती है हमारे शरीर में। स्नेह जो रहता है वो जोड़ता है, स्नेह का शब्द है जोड़ने का काम। क्योंकि शीरते तत् शरीरम, शरीर नष्ट होते रहता है, बनता है, लेकिन वायु का इतना ज्यादा संपर्क हो जाता है कि शरीर नष्ट हो रहा है। वहां पे अग्नि को अच्छा रख के और स्नेहन करना बहुत जरूरी है। फिर बोले युषे ग्राम्या मूर जानुपई रसेर्वा स्नेह संयुत है, पायसे कृष्णे अम्ल लवणे सानुवासने नावने तर्पणे चान्ने सुस्निग्धम स्वेदे तथा स्वक्त अभ्यक्त स्नेह संयुक्ते नाड़ी प्रस्तर संकरे तथा अन्य विविध स्नेह यथा योग्यम उपाचरित। मतलब ये है कि जब स्नेह दे दिया उसके बाद युष दे, अनुपमासरस दे, उसके बाद में कृष्णा दे, खीर के साथ दे, अनुवासन बस्ती दे, कृष्ण अम्ल और लवण रस का प्रयोग करें, उसके बाद नावन नस्य दें, तर्पण नस्य दें, स्निग्ध करके फिर स्वेदन देना है। स्वेदन करने के लिए नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद आदि अलग अलग तरीकों से स्वेदन देना है। ऐसे वात व्याधि के लिए चिकित्सा बताइए। स्नेहन करने से क्या फायदा होता है? तो स्नेहो अनिलम हंति, स्नेह अनिल मतलब वायु को दूर करता है। मृदुम करोति, सभी स्रोतों को मृदु करता है। देहम मलाना विनिर्हंति संगम, शरीर को मृदु करता है और मल को भी सॉफ्ट करता है। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम, स्निग्ध करने से सूक्ष्म जो स्रोतस है वहां पे जो लीन दोष है उनको स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम, स्वेदन जब हम करते हैं स्नेहन के बाद, तो स्वेदन से जब हम स्टीम देते हैं, पसीना आता है, तो उससे सारे दोष जो हैं वो द्रवीभूत होकर निकलने लगते हैं। उसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान 28 में 173 से 177 नंबर का श्लोक में बोला है, नास्ति तेलात परम किंचित औषधम मारुतापहम, मतलब तेल से बड़ा कोई और औषधि नहीं है जो वायु को जीत सके। फिर बोल रहे हैं वैवाय अश्न गुरु स्नेहात संस्कार द्वय लवण लवण बलतरम गणेर वात हरेस तस्मात् शतशो अत सहस्त्रशः सिद्धम क्षिप्रतरम हंति सूक्ष्म मार्ग सितान गदान। मतलब ये वैवाही गुण का होता है, उष्ण गुण का होता है, गुरु होता है, स्नेह युक्त होता है और संस्कारों से और ज्यादा गुणशाली हो जाता है। और इसको 100 पाकी या सहस्त्र पाकी का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। सिद्धम क्षिप्रतरम हंति, मतलब जो शत पाकी या सहस्त्र पाकी जो है वो क्षिप्रतरम हंति, तुरंत ही वो जाता है सूक्ष्म मार्गों में जाके और सूक्ष्म मार्गों स्थितान गदान, सूक्ष्म मार्गों में स्थित जो रोग है उनको ये दूर कर देता है। फिर जब हम लोगों ने धातु सहजन्य वात व्याधि की चिकित्सा देखा है, उसमें स्नेहन और ये सारे बृहणी और बल्य द्रव्य देखे, तो उसमें आहार भी वैसा होना चाहिए। तो क्या बताया है कि आहार में स्निग्ध और पुष्टिकारक आहार होना चाहिए। जहां पे स्नेहांश की कमी है वहां पे घी खाने को देना है। आपके पास जितने भी एट्रोफिक चेंजेस के पेशेंट आए, या मस्कुलर एट्रोफी, डिस्ट्रोफी है, हाइपरप्लेजिया है, जहां पे वायु के वजह से सब विकृति हुए, वहां पे अग्नि को अच्छा करके दीपन पाचन अनुलोमन करके स्नेह खाने के लिए दीजिए। तो मधुर अम्ल लवण रस के पदार्थ, दूध और मांस, इनका पथ्यकर द्रव्य में समावेश होता है, उसके साथ स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। इस समय सुखशीलता भी होनी चाहिए। जैसे कि कल शशि मैम ने कहा वो पेशेंट को कि आप थोड़ा रेस्ट करिए, बार बार काम करेंगे अति साहस से, अति बल वाले, अब वो जैसे वो कुछ चीजें मशीन का उठाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उनके शोल्डर पेन हो रहे हैं, तो वहां पे रेस्ट देना जरूरी है। चिंता भी नहीं करना है बिल्कुल भी। और हेमंत ऋतु में जो है जो ऋतुचर्या है वो सब करना है, खाने पीने का, एक्सरसाइज, स्नेहन, लेकिन स्त्री संपर्क नहीं करना है। स्त्री संपर्क से वायु का प्रकोप होने का चांसेस और ज्यादा रहता है। अब आप लोग कुछ बताइए। मनीषा मैडम, आप कुछ बताएंगी? धातु क्षयात्मक वात व्याधि जो है उसके लिए आपका क्या मत है? या महेंद्र सर आप कुछ बोलिए, पल्लवी मैम आप कुछ बोलिए, कुछ सब लोग सोच रहे हैं। सर बहुत अच्छा है, और ये अभी जो टॉपिक था एवीएन वाले के लिए, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। एक्चुअली लोग ऑपरेशन कराने ही जाते थोड़ा सा मैडम जी आप इसमें आ जाइए ना, नेटवर्क एरिया में आ जाइए ना हैं, प्लीज। आयुर्वेद पे भरोसा कम करते हैं। जी और आयुर्वेद तो थोड़ा 1 ईयर के लिए वो स्टेबल रहते बहुत है सर। मेरे यहाँ यही है सर। हाँ जी सर, अभी हेलो। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज।
हाँ सर, अभी तो ये अभी आया, दो अभी आ लाइन रहे आया हैं? अभी। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे निराम अवस्था आ गया उसका, विपन पाचन और अनुलोमन करके निराम अवस्था में जैसे बस्ती है अपनी, तो बस्ती में हमको विचार करके विधिवत देना रहता है। और संतर्पण जन चिकित्सा ही इसमें अच्छी काम करती है। बीच बीच में हमको नीरू बस्ती से उसका थोड़ा वायु के साथ में और हल्का विरेचन अनुलोमन भी हो जाता है। और आस्थापन बस्ती भी बहुत अच्छा इसमें काम करता है। सर इसमें अभी एक बस्ती का चल रहा था एनआईए में, वेबिनार था, उसमें सर कह रहे थे केकड़े की भी बस्ती दे रहे हैं इसमें, केकड़े की बस्ती भी और तिक्तिशीर बस्ती बीच बीच में, ऐसा। तो जैसे धातु क्षय के लिए हम साथ में ओरली भी चलाते हैं, सिर्फ पंचकर्म ही नहीं। तो ओरल में हमको जैसे अभी आपने सारी औषधियां भी बता दी हैं सर, तो उसमें हम कुष्मांडावले और अश्वगंधादि अवले हम, और साथ में मैं थोड़ा इसमें शिलाजीत और वंग भस्म, त्रिवंग भस्म का भी साथ में प्रयोग करती हूँ। और अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, रजत भस्म भी बहुत अच्छा बताया सर अभी, ब्राह्मणी भट्टी के साथ में महायोगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल कषायम, इसको स्नेह के साथ मिला करके सुबह 20-20 ml ऐसे सुबह शाम देते हैं। स्नेह में भी जैसे अश्वगंधादि घृत, दाड़िमादि घृत, प्रचुर मात्रा में घृत का सेवन। और अग्नि को हमें ध्यान देते रहना पड़ता है। कभी कभी क्या है, अग्नि हम कंठ यदि मंद हो गई तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम आता है, तो वो भागने लगता है। तो बीच में अग्नि को भी देते हुए और गण को भी थोड़ा बीच बीच में प्रयोग करके रेस्ट दे करके, और ये बस्ती देते रहे, धारा देते रहे। उसमें धारा, तेल धारा बहुत अच्छा काम करता है। या फिर उसमें ऑल वॉल बना करके, जैसे एवियन का बताया, तो उसमें भी मेरे भी पेशेंट चल रहे हैं, तो ऑल वॉल का बना करके उसमें तेल की बस्ती देते हैं। पादाभ्यंग रात्रि कालीन में उसको अभ्यंग करने के लिए भी दे देते हैं औषधि तेल। तो ये सब चीजें देते हैं सर। और नस्य भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, नस्य का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, सिरोधारा से लेकर के नस्य भी करना। और थाई से एक समस्त पूरे बॉडी में भी तेल देते हैं हम। और पिंडस्वेद, शक्तिशाली पिंडस्वेद बीच बीच में करते हैं। शक्तिशाली पिंडस्वेद का भी बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसमें। तो जैसे ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, कैल्शिफाइड भी होता है, ऑस्टियोफाइट्स भी होते हैं, पेशेंट को लंबे समय से लॉर्डोसिस भी रहा, ये भी अच्छा काम करता है। और तो बाकी सब आप भी बता दिए सर, हम लोग के पास कुछ नहीं है बताने को। जी सर, थैंक यू। ठीक है, हेलो। थैंक। हाँ, इस पे शशि तिवारी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? शशि मैडम जी, आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा बताया आपने सर। और सबसे बड़ी एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो घी नहीं पीना चाहते हैं। मतलब जब हम लोग स्नेहन कराना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, जिनको बहुत ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होता है, या कुछ लोग बचपन से ही घी ना पिए होते हैं ना पीना चाहते हैं। तो ऐसे सारे पेशेंट्स के लिए बस्ती दे करके किया जा सकता है, क्योंकि मेरे नोन में एक लोग हैं, उनके साथ मुझे ये प्रॉब्लम था, इनको कभी वमन विरेचन कराना तो कैसे कराएंगे। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा, मैं भी अपने पेशेंट में ट्राई करूंगी। हालांकि एक यहाँ पर ड्रॉबैक है थोड़ा सा कि पेशेंट की अग्नि को सपोर्ट करना चाहिए बस्ती में, तब पर भी थोड़ा सा वो रहेगा। चलिए, नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस के सर काफी पेशेंट्स आते हैं, और आजकल तो मेजोरिटी लोग के साथ में प्रॉब्लम हो रहा है, कम एज में भी हो रहा है, क्योंकि जो भी लाइफस्टाइल है, चाहे रात्रि जागरण की वजह से वात प्रकोप हो रहा है, चाहे दिवाशन की वजह से आम बन रहा है, और आम के बाद में फिर वात प्रकोप अलग तरीके से हो रहा है। तो आम जनित भी वो अच्छा सा वात प्रकोप है, और थॉट प्रोसेस वगैरह तो लोगों का है ही सारी चीजें। और इसकी वजह से अस्थि धातु पर काफी बल पड़ता है, क्योंकि जो भी खाते पीते भी हैं वो भी मतलब वात प्रकोप का आहार विहार हो जाता है, और लाइफस्टाइल भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम स्नेहन करते हैं, और स्नेह किसी भी फॉर्मेट में है, जैसे आयुर्वेद का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अभ्यंगम नित्यम आचरित। तो जो लोग करते हैं, जैसे पुराने बुजुर्ग करते थे, जैसे मुझे याद है कि मेरे दादाजी वगैरह के टाइम में, पापा लोग के टाइम के लोग तो कम करते थे, बट दादाजी लोग के टाइम के लोग डेली करते थे, और वाकई बहुत अच्छा होता था। कुशल मेरा भी रूल था, जैसे 2014-15 में मैं खुद भी डेली नित्य अभ्यंग करती थी, और उससे वाकई अब बढ़िया लगता था। तो नित्यम अभ्यंगम आचरण तो है ही, स्नेह है, स्नेह को किसी भी फॉर्मेट में देना है।
और स्नेह का मतलब एक स्नेह ये भी होता है कि बॉन्डिंग की बात होती है। तो मतलब सिंपल सा है कि कह सकते हैं हार्मनी सूदिंग हर लेवल पर फील होती है। अगर आप स्नेह लेते हो तो अंदर की जो भी आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो सारी चीजें रहेंगी, उनके अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी, तो वो उनके अंदर काम सही से होगा। क्योंकि कोई भी चैनल होता है, हाइड्रोलिक का कंसेप्ट क्या है कि चीजें अच्छे से मूव कर सके। और चीजें मूव तभी कर पाएंगी मतलब जो भी आर्टरीज वेन्स के अंदर ब्लड हमारा मूव कर रहा है या चाहे मटेरियल मूव कर रहा है, वो मटेरियल की इजी मूवमेंट के लिए जरूरी है कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन या नरिशमेंट या स्नेहन हो। और ड्राइनेस से क्या होगा, चीजें चिपकेंगी तो वही कॉन्स्टिपेशन का कॉज करती हैं। चाहे इंटेस्टाइन की बात कर ले, मतलब सिंपल सी बात है कि बोलते नहीं है नाड़ी तू धमनी सिरा। तो पूरी बॉडी जो हमारा चैनल्स पर बनी हुई है, और वो चैनल जब प्रॉपरली स्नेह रहेगा उनमें तो सारी चीजें अच्छे से मूव करेंगी। और स्नेह के फॉर्मेट के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया आयुर्वेद के पास एक अच्छी ब्यूटी है कि हम आहार में भी दे सकते हैं, और हम मतलब मेडिसिन के फॉर्म में, औषध के फॉर्म में भी बहुत सारा स्नेह दे सकते हैं। तो आहार के फॉर्मेट में मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अपनी रोटी एक भले कम कर दो आप, बट खाने में घी तेल को शामिल करिए। मीन्स तेल वो नहीं है कि बहुत बढ़िया से आपने उबाल करते तेल में फ्राई करते, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, बट तेल चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल अंग्रेजों वाला कंसेप्ट की विदाउट ऑयल विदाउट घी वाला खाना जो कंसेप्ट बीच में चला था, या मॉडर्न साइंस अभी भी प्रमोट करती है, या बहुत सारे लोग का है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इस वजह से नहीं खाते हैं। तो मैं उन सारे लोग को बोलती हूँ आप खाइए, आपको लगता है तो छोटे से शुरू करिए, चौथाई चम्मच से करते करते बढ़ा लीजिए, रोटी कम कर लीजिए, बट घी तेल जाना चाहिए। और सर एक और बड़ी बात की अभी आज सेशन सुनते सुनते जैसे मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को मात्रा बस्ती फिर से शुरू करती हूँ, लेकिन पंगा वही है कि ये लोग एसी चलाएंगे तो फिर कैसे उसको काउंटर बैलेंस करेंगे। कि जब अगर मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो फिर रात में एसी चला सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को मैं मना करती हूँ, पेशेंट फॉलो भी करते हैं। यहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और बस्ती देने का बेस्ट काल यही है वर्षा ऋतु। मैंने सोचा भी था कि अपने सारे लोग को बोलूंगी प्लीज इस टाइम मात्रा बस्ती जरूर लो, क्योंकि ये ऋतु ही है बस्ती लेने का। खास करके मात्रा बस्ती ऑयल जाना चाहिए किसी भी फॉर्मेट में, पाचन को दुरुस्त करते हुए। तो ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट हो चाहे मेजॉरिटी पेशेंट हो, उनके अंदर स्नेह किसी न किसी फॉर्मेट में जाना चाहिए। या जो हम दीपन पाचन औषधियां देते हैं पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, उस तरीके से पित्त शामक या वात कफ शामक के जो भी घी हैं, उन घियों से मतलब उनको कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने हस्बैंड को अभी पत्तीकर दे रही हूँ, दाढ़ी मादी घृत से शुरू किया है। मैंने कहा हफ्ते 10 दिन दे करके इसको देखती हूँ मैं इनका क्या रिजल्ट आता है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। पाठक सर। हाँ, अगर हमारे पास संधिगत वात या धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पे धातु क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। उसमें बाह्य और अभ्यंतर स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, लेप लगाना है, अनुलोमन करना है, रक्त मोक्षण करना है, दहन कर्म मतलब अग्नि कर्म करना है। ऐसे शमनोपचार चिकित्सा करनी होती है। बाह्य और अभ्यंतर स्नेहन औषधि कल्प ये उपस्तंभित निरुपस्तंभित में अवस्था अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही चीज सभी में नहीं करना है। लेकिन मृदु अनुलोमन, लेप, दहन कर्म, अग्नि कर्म, रक्त मोक्षण दोनों में समान है। तो जल जो कल ये आया था पल्लवी मैम पे, मैंने कुछ पूछा था कि आम बात में रक्त मोक्षण करते हैं क्या? पल्लवी मैम या कोई तो थी, किसी ने तो बोला था कि आम बात में रक्त मोक्षण। तो ये सच बात है। मैंने आज रिसर्च किया, ग्रंथों में अलाउ किया गया है कि आम बात में भी रक्त मोक्षण करना चाहिए, उससे पेन कम होता है। उसी तरह से धातु क्षयजन्य जब है तो वेदना प्रशमन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए महाविषगर्भ तेल स्नेहन स्वेदन के लिए बहुत स्नेहन और संवाहन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मार्गावरोध में तो हम दूसरा स्नेहन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से वत्सनाभ है, श्योनाक है, धतूर का लेप, इसका लेप करने से शोथ कम होता है। वेदना कम करने के लिए संधि प्रदेश से रक्त मोक्षण करना सद्य फलदायी उपक्रम है। तो आम बात में भी कर सकते हैं, संधिगत बात में भी कर सकते हैं, बात रक्त में भी कर सकते हैं। हर जगह ये किया जाता है और ग्रंथों में बोला गया है कि रक्त मोक्षण करना चाहिए। उसी तरह से 50 ml तक रक्त स्राव करा दिया या जलाकाउच्चारण कर दिया, इमीडिएट फायदा होता है। सबसे बेस्ट ये है। इसी तरह से जहां तीव्र स्पर्शा सहत्व है वहां पे अग्निकर्म करना। अभी आप लोगों ने अग्निकर्म के वर्कशॉप देखे होंगे राजगुरु सर के,
कितना बढ़िया फायदा होता है। और भल्लातक तेल लगाकर दहन कर्म करना, या स्वर्ण शलाका या की शलाका से उससे अग्नि कर्म करना बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मृदु अनुलोमन के लिए एरंड तेल गंधर्व की देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, अश्वगंधा, शतावरी कल्प, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, स्वर्ण समीर पन्नग रस और बहुत सारे स्वर्ण कल्प जो रहते हैं बहुत अच्छा फायदा करते हैं। समीर पन्नग रस जो है वो कफानुबंध जहां पे संप्राप्ति है, कफ स्थान में वात का स्थान संचय हो गया तो बहुत उपयोगी रहता है। और संधियां तो कफ की ही स्थान है, तो वहां पे संधिगत वात अगर है तो वहां पे समीर पन्नग रस व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा के रूप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस पे पल्लवी मैम आप कुछ और बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, वसंत कल भी दे सकते हैं। पल्लवी मैम आप कुछ अपना अनुभव बताइए, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, बताइए आप सबको जी। हाँ सर, यहाँ पे सुवर्ण वसंत मालिनी चयात्मक संप्राप्ति में अच्छा काम करता है। और कुक्कुटांडक भस्म जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ अगर देते हैं हम, अश्वगंधा, शतावरी या तो प्रवाल भस्म है उसके साथ देते हैं, तो कुक्कुटांडक भस्म है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम का काम करता है, तो वो भी अच्छा रिजल्ट देता है सर। बाकी तो सारा सबने सब कुछ अच्छा ही बताया है। और एक मैंने देखा है प्रैक्टिकल अनुभव कि जिसको नी जॉइंट में जो क्रैक्स रहते हैं, मतलब कटकट आवाज जो आती है, क्रिपिटेशन साउंड रहता है, उसमें अगर हमने पंचतिक्त घृत चलाया दीपन पाचन अनुलोमन के बाद, तो वो जो क्रिपिटेशन है वो 1 महीने में भी सर पूरे चले जाते हैं। वो एक देखा है मैंने। उसी तरह सर से, हाँ उसी तरह से अगर ना स्वेदन देना है तो निर्गुंडी का क्वाथ, दशमूल का क्वाथ, उसे वाष्प स्वेद करें जो हम लोग बॉक्स में, स्टीम बॉक्स में देते हैं, या नाड़ी स्वेद करें। अनुलोमन के लिए गंधर्वृत्त की त्रिफला निशोत्तर बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसी तरह से रसकल्प अगर यूज करना है तो महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, क्वाथ में महारासनादि क्वाथ, अश्वगंधा रिष्ट, रौप्य भस्म, समीर पन्नग, ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। आप लोगों को और भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एरंड मूल है, रासना है, दशमूल है, निर्गुंडी है, इनके काढ़े से नाड़ी स्वेदन करना बहुत अच्छा रहता है। जहां पे बहुत क्षयात्मक संप्राप्ति है मसल्स में खासकर, तो शाली षष्टिक पिंड स्वेद, स्टिफनेस है तो कुट्टम चुक्की तेल, मुरीवणा तेल पेन को ठीक करता है, तो मुरीवणा तेल, कुट्टम चुक्की तेल। और स्नेहन करना है तो शीर बला तेल, स्नेहन और ब्रहण करना है तो शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग प्रयोग करते हैं। एक साइड में अगर है तो एकांग वीर रस है, रसराज रस है, फिर उसमें पित्त का अनुबंध है तो शुष्शेखर रस, दुरालभा, जटामांसी का प्रयोग कर सकते हैं। कफानुबंध है तो भल्लातक या समीर पन्नग का प्रयोग करते हैं। जैसा अवस्था रहता है वैसे वैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। उसी तरह सर से बोलिए बोलिए। सर आपका जो क्षीर बला है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, और अभी प्रत्यक्ष उदाहरण भी है हमारे यहाँ सर का, नवीन सर का। क्षीर बला तेल इतने अच्छे से संतृप्त कर देता है और अस्थियों में काम करता है। लेपन करके अब अस्थि भर लिए हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। आप ना नवीन जोशी सर को फोन करके पूछिए, एक समय उनको ऐसा तकलीफ था कि वो बेड रिडन हो गए थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि आप चल नहीं सकते, आप पैरालाइज्ड हो गए पूरा। सर अभी कितना एक्टिव हैं सर, कितना एक्टिव हैं, बिल्कुल ऑफलाइन बिल्कुल ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं जी। एकदम। और एक और चीज, आप लोग बधाई लिखे, ग्रुप में लिखे, वो क्लास 1 ऑफिसर बन गए अभी, उनका अभी प्रमोशन अच्छा हुआ। हाँ, क्लास 1 जी जी, मेडिकल बहुत ऑफिसर बन बढ़िया। गए। क्लास 1 जैसे बहुत बढ़िया। आईएएस होते हैं वैसे बन गए वो। हाँ उनको हाँ उत्तराखंड हाँ, सरकार ने अभी वो प्रमोट किया है अभी। राजपत्रित अधिकारी हो गए वो। हाँ हाँ हाँ, यही जी जी राजपत्रित अधिकारी वो। तो आप जी। लोग ग्रुप में लिखिए। मनीषा मैम आपसे ही शुरुआत करिए आप, हाँ क्योंकि हाँ जी, क्लास 1 बिल्कुल ऑफिसर होना आयुर्वेद के उसमें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है, और बहुत आगे जाना भी है सर, उनको बहुत हाँ आयुष दर्पण को आगे भी ले जाना है हाँ। जी और सर। सर इसलिए बोल रहे थे, मुझे फोन किए थे कि मैं इसलिए अष्टांग हृदय का सेशन में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मतलब वो मर्म और नाड़ी तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जी जी हेक्टिक हो जा रहा है, इसीलिए उनकी मैडम अभी सेशन ऑन करके दे रही हैं,
लेकिन मुझे दिल से खुशी हुआ कि सर क्लास 1 ऑफिसर बन गए। प्रशासन में चले गए होंगे सर, प्रशासन हाँ। में। फर्स्ट ईयर में तो वैसे शुरुआत से ही होता है आयुर्वेद चिकित्सक, अपने राजस्थान में भी होता है और एमपी में भी है और यूपी में भी है। हाँ, तो मेरे सर हिसाब से शायद उत्तराखंड। वो अपने प्रशासन में चले गए होंगे, उधर उधर प्रमोशन हो गया होगा उनका। हाँ, उनको क्योंकि उसके राज्य बाद सरकार ने दिया। प्रमोशन जो होता है वो प्रशासन में ही, नहीं तो इसमें क्या है कि जनरली बना रखे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर तो शुरुआत से होती है, लेकिन उसमें ग्रेड बना रखी है, एसएमओ और फर्स्ट, एसएमओ सेकंड और एमओ, इस तरह से इसमें आजा, होती है। फिर उड़ जा, उसके बाद फिर प्रशासन में जाते हैं, डीडी वगैरह और उस तरह का जो पद है, फिर उड़ जा, उड़ जा, डिस्ट्रिक्ट उठा, लेवल का। उठा। हाँ, तो आप लोग ना ग्रुप में उनको बधाई लिखिए सर को, सर का प्रमोशन हो गया, कितना अच्छा हो गया ना। हमारे लिए वो इतना काम करते हैं, हमें भी उनको बधाई देना चाहिए। अभी हुआ, कुछ दिन पहले ही हुआ उनका। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महाजन सर, वर्षा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पर? धातुष्यात्मक वात व्याधि, वीना मैम कुछ काम कर रही हैं शायद। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ और आप सब लोग खुश रहिए, अभी टाइम भी होने वाला है। तो अब हम 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे फिर हम क्लिनिकल संभाषण करेंगे। तनिका मैडम केस टेकिंग क्या बोली हैं, तो उस टाइम केस टेकिंग करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।